दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि जीएसटी पोर्टल पर जब वो चालान बनाकर पेमेंट करते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन को वो अपनी बुक्स में कैसे करेंगे। जैसे कई सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जीएसटी पेएबल का एक लेजर बनाकर टू बैंक दिखाते हुए जो पोर्टल पर जो पेमेंट करते हैं चालान का उसकी एंट्री अपनी बुक्स में डाल तो देते हैं। लेकिन जब एनुअल रिटर्न फाइलिंग का टाइम आता है जहाँ पर आपको अपनी सारी जीएसटी की जो लेजर्स है उसको अपनी बुक से रिकंसाइल करना होता है, वहाँ पर आपका वो चीज़ें कभी मैच नहीं होता और वो बहुत ही बड़ा हेक्टिक हो जाता है उन लोगों के लिए जो आपकी बुक्स को हैंडल कर रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो जीएसटी का चालान जब आप बनाते हो और जो पेमेंट की एंट्री करते हो, उसको अपनी बुक्स में किस तरीके से रिकॉर्ड करना और किस तरीके से आपकी बुक्स और पोर्टल की रिकंसिलिएशन होगी। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। देखिए कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना ही है, लेकिन साथ ही साथ में जीएसटी पोर्टल वर्सेस बुक्स का एक बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्स है, जिसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं और अपना करियर जीएसटी में अच्छे से बना सकते हैं। अगर ऑलरेडी अकाउंटेंट हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी देखिएगा, बने रहिए इस चैनल के साथ। चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। यस, और जो हमने पे किया है पेमेंट इस पे। अलग-अलग टाइम पीरियड में, जैसे लास्ट पेमेंट आपने 17 अक्टूबर को किया, ये एंट्री आपने डायरेक्ट चढ़ा दी। डायरेक्ट थोड़ा ये कोई डायरेक्ट सीनियर थे मेरे, तो ऐसे ही किया हुआ था। मैं कह रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके चलो। आप आगे भी कोई दिक्कत ना हो। 9C90 है। हुँ, ये 25,540 रुपए का क्या चालान बनाया होगा? चलान ठीक है, पोर्टल ओपन करो। हुँ, अब देखो क्या होता है कि जैसे आपने टैली में इन्होंने आपकी जो एंट्रियाँ कर रखी है जिसने भी, अगर आप नोटिस करो यहाँ पर, तो इन्होंने एक लेजर बना रखा है जीएसटी पेएबल करके और चालान जितनी भी वैल्यू का बनाया होगा हर महीने, सीधे-सीधे उससे ये एंट्री पास कर दी जीएसटी पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि क्योंकि अकाउंट से पैसा गया होगा। बट ऐसे नहीं होती है ये अकाउंटिंग। ये तो वो 11th क्लास के बच्चे के जैसे अकाउंटिंग हो रही है कि भाई जीएसटी का लायबिलिटी हमने चुकाया तो हमने ये एंट्री कर दिया। आप समझिए पेएबल अकाउंट से आप पेमेंट करते चल रहे हो, तो आपका यहाँ पर पेएबल में बैलेंस खड़ा होता चल रहा है, ये देखिए, नीचे क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि ये अकाउंट डेबिट होता चल रहा है। तो इसमें पहले आप या तो जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री करो इनपुट आउटपुट की और और रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप पेएबल से पे करो, तो वो एडजस्टमेंट में रेस्ट ऑफ द अमाउंट से पेएबल अकाउंट पहले क्रेडिट करो, मतलब आप अपनी लायबिलिटी खड़ी करो बुक्स में, फिर आप लायबिलिटी का पेमेंट करो। अब आप अपनी बुक्स में लायबिलिटी खड़ी तो कर नहीं रहे हो, खाली पेमेंट कर रहे हो जिससे वो डेबिट होता जा रहा है बैलेंस। ठीक है, तो ये फिर आपका ये लायबिलिटी का पेमेंट करते वक्त ये डेबिट होता जा रहा था, आपकी जो बैलेंस शीट पे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, आपकी करंट लायबिलिटी माइनस आ जाएगी। हाँ, तो अब इसमें क्या है, आप आपने मुझे बोला है कि सर ये अमाउंट हमने कैसे पे किया, आप मुझे बताओ। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, आपने डेफिनेटली जितने भी चालान बनाए होंगे वो उसी दिन बनाए होंगे जिस दिन जीएसटीआर 3B भरा होगा, है ना। तो जैसे देखो, ये मार्च का पेमेंट आपने किया होगा 20 अप्रैल को, अप्रैल का 20 मई को, मई का 20 जून को, जून का 19 जुलाई को, ये 19 जुलाई को 3B भरा होगा, फिर ये 20 अगस्त को 3B भरा होगा और सितंबर में 3B इतनी तारीख को भरा होगा और 17 अक्टूबर को आपने अपना जीएसटीआर 3B भरा होगा। अब आपको ये समझना है कि यार ये जो पेमेंट हुआ है 25,540 रुपए, ये सितंबर की लायबिलिटी आपने अक्टूबर में पे की। तो आप सितंबर का जो जीएसटीआर 3B भरा होगा आपने अक्टूबर में, तो वो 3B आप ओपन करो, आपको पता चल जाएगा ये 25,540 आपने क्यों पे की है। तो वो पोर्टल पर आप, जैसे ये पोर्टल आपने ओपन कर रखा है, आप रिटर्न में चले जाओ यहाँ से, जैसे रिटर्न डैशबोर्ड में चला जाता हूँ मैं। सितंबर का हमने भरा होगा ना, तो देखिए यहाँ पर आपको क्वार्टर बदलना पड़ेगा, सेकंड क्वार्टर सितंबर मंथ सर्च। ठीक है, अब आप देखिए 3B लाइबिलिटी आपकी कैश में जो आपने चुकाई है, जिसकी एंट्री आपने अपने टैली में कर रखी है, वो 3B से आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे। तो ये 3B जो है आपका, इसको आप यहां से व्यू करो। ठीक है, अब आप समझिए ये 3B आप भर चुके हो ऑलरेडी,
अब ये जो 3B भर चुके हो, इसमें आप पेमेंट ऑफ टैक्स में चले जाओ, टेबल नंबर 6.1 में हुआ क्या है वो ये टेबल आपको बता देगी। अब क्या हुआ है इस टेबल से आपको पता चल जाएगा। देखो मैं बताता हूं क्या हुआ है। आपकी लाइबिलिटी जो दिख रही है वो IGST की 2,96,548 रुपए दिख रही है। लाइबिलिटी का मतलब होता है आउटपुट टैक्स। अच्छा, लाइबिलिटी में भी दो तरीके की लाइबिलिटी होती है, रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी और फॉरवर्ड चार्ज की लाइबिलिटी। अब हमारे केस में ये फॉरवर्ड चार्ज की लाइबिलिटी दिख रही है 2,96,548। फॉरवर्ड चार्ज की लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमने जो भी सप्लाई की होगी उस पूरे महीने में, उस सप्लाई में हमने जो टैक्स लोगों से वसूला होगा, आउटपुट टैक्स, दिस इज आउटपुट टैक्स। तो आप अगर अकाउंटिंग के साथ कंप्लायंस को मैच करना चाह रहे हैं तो आपकी बुक्स में सितंबर 30 के दिन आपका आउटपुट टैक्स इतना बनना चाहिए IGST का। तो सेल बिल के साथ आप आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST के लेजर अगर यूज करते हैं तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस IGST की आउटपुट का इतना 30 सितंबर के दिन आप जब देखते हैं, 1 अक्टूबर के दिन शुरू में, तो आपको इतना दिखता। तो देखो होता क्या है ना, होता ये है कि जितनी मेरी आउटपुट बन रही है, मतलब ये तीनों मेरे आउटपुट के लेजर इतने इतने बनने चाहिए, IGST का इतना, CGST और SGST का 10,89,627, 10,89,627, ये इतना, ये मेरी लाइबिलिटी है। सेल के साथ मैं जो लेजर बनाकर चलता हूं और जो सेल बिल में जो लेजर ऐड करता हूं वो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और IGST के लेजर यूज करता हूं। तो मेरी बुक्स में ये अमाउंट आउटपुट में दिखना चाहिए था, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने प्रैक्टिकली सही की होगी अकाउंटिंग को दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर हमारी रिवर्स चार्ज की भी लाइबिलिटी बन रही है 385 की। रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी कभी भी आपकी परचेज के साथ बनती है कि आपने ऐसी कोई इनवर्ट सप्लाई ली, परचेज ली, जिस पर आपको सामने से चल के टैक्स देना है, तो ये वो RCM वाली लाइबिलिटी है। हाँ, जो भी फ्रेट पे बना होगा RCM बना होगा, राइट। अब समझो ये जो RCM की लाइबिलिटी होती है इसके लेजर हम अलग बनाते हैं बेसिकली, और अगर आप अलग नहीं भी बनाओ, कॉमन लेजर का भी इस्तेमाल करो तो भी काम चल जाएगा। कि आप इसमें जैसे आप एक, जैसे क्या होता है, जैसे फ्रेट सर्विस ली होगी आपने, राइट, तो आपने पहले अपनी बुक्स में क्या एंट्री की होगी, अकाउंट इनवॉइस में परचेज में एंट्री की होगी, जहां पर फ्रेट इनवर्ट अकाउंट डेबिट या फ्रेट सर्विस अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टी या बैंक वैंक जो भी कर दिया होगा, ठीक है। हाँ, जैसे भी किया आपने, वो एंट्री करने के बाद आपने 385 की लाइबिलिटी खड़ी करने की और ITC खड़ी करने की एक अलग एंट्री होती है, GST एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं हम। रिवर्स चार्ज में हमारी लाइबिलिटी भी यहाँ पर अराइज हो रही है और RCM की हमें इनपुट भी लेनी है, तो उस केस में हम एक एंट्री अलग पास करते हैं, जहां पर हमारी RCM की इनपुट को डेबिट करते हैं लेजर को, जैसे RCM CGST इनपुट डेबिट, RCM SGST इनपुट डेबिट, और टू RCM CGST आउटपुट क्रेडिट, टू RCM SGST आउटपुट क्रेडिट। ये एंट्री आपको पास करनी होती है। F7 में ये एंट्री आप अपनी बुक्स में चढ़ाते तो ये जस्टिफिकेशन यहाँ हो जाता। अब आपने अगर ऐसी अकाउंटिंग की होती तो ये आपके बुक्स में CGST, SGST और IGST के आउटपुट के लेजर बने होते। उसी तरह से आपने परचेज के ऊपर इनपुट के लेजर भी यूज किए होंगे, तो वो जो परचेज की एंट्रियों के साथ इनपुट के लेजर रहे होंगे, जैसे यहाँ पर आप देखिए ITC आपकी इतनी ITC से पेमेंट हुआ है, मतलब 2,96,548 रुपए की IGST को आपने 2,93,538 सॉरी 78 रुपए की ITC यूज कर ली। ये ITC आपकी बुक्स में रही होगी, तो ये एंट्री क्रॉस एडजस्टमेंट एंट्री आपको अपनी बुक्स में F7 में करनी थी 30 तारीख को, ठीक है, या 30 तारीख को करते हैं, या फिर आप ये जब GST 3B भरने बैठे तब करते हैं, जो भी करते हैं, आपने इनपुट और आउटपुट को आपस में एडजस्ट करते हो और रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपने चालान बनाया होगा, तो ये चालान का पेमेंट है कैश में जो किया होगा आपने। मतलब आप जो कह रहे हो ना, यहाँ पर आपने एक सिंगल एंट्री पास कर दी जिसने भी की है 25,540 रुपए से, ये 25,540 ये रही है अगर आप इन तीनों को जोड़ो। हाँ, इन तीनों को जोड़ोगे तो 25,540 ही होंगे। ये 2970, 10,900, 10,900, ठीक है, और ये 385 भी जुड़ेंगे इसमें, क्योंकि RCM की लाइबिलिटी इसको भी जोड़ना पड़ेगा। इन पांचों को जोड़ोगे तो 25,000 समथिंग वो जो बन रहा है फिगर वो आ जाएगा। अब ये ऐसे ही हुआ जो मैं बता रहा हूँ, हर महीने ऐसे ही किया होगा। अच्छा, ऐसे नहीं किया इन्होंने, तो खाली किया होगा ये 25,500 समथिंग का जो चालान बना होगा ना,
540 का, इससे इन्होंने डायरेक्ट एंट्री पास कर दी। इन्होंने कोई पोर्टल वोटल पे देख के पास नहीं किए। इनके अकाउंट से इतना पैसा गया तो इन्होंने डायरेक्ट जीएसटी पेएबल टू बैंक कर दिया। ठीक है, ऐसे नहीं होता। अगर आप प्रॉपर वर्किंग कर रहे हो, आप रिकंसाइल करना चाह रहे हो अपने डेटा को पोर्टल के साथ, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। इसका मैंने पूरा एक सेपरेट कोर्स बना रखा है, जीएसटी पोर्टल वर्सेस बुक्स का। उसमें मैंने पूरी अकाउंटिंग मैकेनिज्म सिखाया हुआ है कि कैसे चलानी है आपको अपनी बुक्स बेसिकली। क्लियर? अब देखो इसमें एक्सेल ओपन कर सकते हो, एक बार एक्सेल ओपन करो। मैं इस पूरे मैकेनिज्म को आपको कैसे करना है अपनी बुक्स में वो बता देता हूं। अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको इसका ये जो आंकड़े हैं ना, इनको कैसे चढ़ाने थे वो बताता हूं। इनको कैसे चढ़ाने, अब देखो नॉर्मली आप क्या करना है आपको, जब भी परचेज करो, ठीक है, तो परचेज के साथ आप परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो। जितनी भी वैल्यू की परचेज करते हो, इनपुट सीजीएसटी सपोज है तो सीजीएसटी का इनपुट यूज करो, ये अकाउंट डेबिट करो जितना टैक्स आपने चुकाया है। इनपुट एसजीएसटी का अकाउंट बनाओ, जितना टैक्स आपने वो चुकाया है। ठीक है, उसी तरह से अगर आईजीएसटी अगर है सेपरेटली, तो आईजीएसटी का अकाउंट आप अगर इंटर स्टेट परचेज कर रहे हो तो आईजीएसटी यूज करो। और टू आपका जो भी आप पेमेंट नहीं करते हो तो सप्लायर, या करते हो तो बैंक, या जो कैश है, वॉट एवर द मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये परचेज की एंट्री आपको ऐसे करनी है। ये जो लेजर बनाओगे, इन सब का ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप डाल के रिस्पेक्टिव हेड में आप इनको बना दोगे। ठीक है, सेम टू सेम एंट्री आपको सेल के लिए यूज करनी। जैसे सेल्स में क्या एंट्री करेंगे हम, सेल्स में हमारा जैसे मान लो कोई सब क्लाइंट है, सपोज कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर अकाउंट अगर क्रेडिट पे किया है तो कस्टमर अकाउंट आएगा, पेमेंट आ गया तो बैंक अकाउंट आएगा, या कैश में दिया तो कैश अकाउंट आपका उस केस में डेबिट होता है। और टू आप सेल्स करते हो, और सेल्स के साथ आपको ये आउटपुट के लेजर अलग बनाने हैं। कॉमन लेजर बनाने से बेटर है कि आप अलग अलग लेजर बनाएं, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, सॉरी, और अगर इंटर स्टेट सेल है तो आईजीएसटी आप यहाँ पर ये ऐसे एंट्री करनी है। और टैली में तो ये ऑटोमेटिक ही अकाउंट इनवॉइस या आइटम इनवॉइस में आप एंट्रियां पास कर सकते हो। अब क्या होता है, महीने के एंड में आपको ये पता चल जाता है कि आपकी टोटल कितनी इनपुट बनी और टोटल कितनी बनी। अब एक आरसी, ये तो हो गया एफसीएम में, फॉरवर्ड चार्ज में एफसीएम की एंट्रियां है। आरसीएम की एंट्रियां कैसे होगी, जैसे आप कह रहे हैं आरसीएम भी दिख रहा है आपके केस में, देखो यहाँ पर आपके पोर्टल पे आरसीएम भी दिख रहा है 385। ठीक है, तो आरसीएम की एंट्रियां कैसे होगी, आरसीएम की एंट्री में जैसे आपने फ्रेट, सपोज आप यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रेट की। ठीक है, फ्रेट चार्जेस, मान लो आपका आरसीएम का मामला है जिसपे आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। मान लो किसी जीटीए को जो आरसीएम ऑप्ट कर रखा है और आप उससे कोई सर्विस ले रहे हो, तो ऐसे केस में ये आपके लिए तो फ्रेट क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, मान लो आप वो जीटीए जो है, ठीक है, जिससे आपने वो सर्विस ली, ये एंट्री कर दोगे पहली एंट्री। अब इसके साथ आपको एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी। आपको ये भी तो पता है कि भाई इसके ऊपर आपकी रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी बन रही है, तो आपको यहां पर जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री F7 में आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसके केस में आपको जितना भी, जैसे यहां पर हमारे केस में दिख रहा है हमें, देखो सीजीएसटी एसजीएसटी का दिख रहा है 385। तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें इनपुट सीजीएसटी और एक लेजर आप आरसीएम का बना सकते हो। अकाउंट डेबिट करोगे 385 से, इनपुट एसजीएसटी आरसीएम का एक अलग लेजर बनाओगे। आप नहीं भी बनाते हो अलग तो चलेगा, लेकिन अलग बनाने से क्या, रिकंसाइल करने में आसानी रहती है। कि पूरे साल भर का आप जब इस लेजर को जाके देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पूरे साल भर में आरसीएम में कितना इनपुट बना, आरसीएम की कितनी आउटपुट बनी। और सेम टू सेम आप आउटपुट के भी लेजर बनाओगे, आउटपुट सीजीएसटी आरसीएम 385 और आउटपुट एचजीएसटी आरसीएम 385। ये एंट्री आपको पास करनी होगी जीएसटी एडजस्टमेंट में।
ध्यान देना, ठीक है। हाँ, ये मंथ के एंड में आप पास कर सकते हो, पूरे महीने भर के ग्रैंड टोटल पर जितनी भी आरसीएम की लायबिलिटी बन रही है, जरूर नहीं है, हो सकता है फ्रेट के आपके पूरे महीने में 20 बिल हो, तो आपको 20 ही बिल का जो कंसोलिडेटेड फिगर है उससे एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हो। जितने भी होते हैं उसका कंसोलिडेटेड अमाउंट से ही एंट्री पास कर सकते हो। हर बिल के अगेंस्ट में अलग अलग एंट्री पास करने की कतई आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो तीसरा मैकेनिज्म क्या आता है। अब तीसरा मैकेनिज्म आता है जीएसटी पेमेंट। अब इन्होंने जो ये आपके टैली में डायरेक्ट एंट्रियां चढ़ा रखी है वो डायरेक्ट नहीं होती है। अब जीएसटी पेमेंट में भी मैं आपको बताऊं कि एफसीएम और आरसीएम की एंट्री आप अलग अलग करो। जैसे एफसीएम में आपको पता है कि इनपुट एडजस्ट होती है, आरसीएम की लायबिलिटी आपको कैश में पे करनी पड़ती है। तो ऐसे केस में जीएसटी पेमेंट, पहला मामला मान लो मैं ले लेता हूं यहाँ पर एफसीएम का, ठीक है। एफसीएम मतलब फॉरवर्ड चार्ज की जो लायबिलिटी है। अब हमारे केस में क्या होगा, हमारे केस में हमें एंट्री करनी पड़ेगी, सारे आउटपुट को एडजस्ट करना है। तो आउटपुट आईजीएसटी अगर है तो आईजीएसटी डेबिट कर दो। जैसे अब देखो यहां पर देखो, मैं ये एंट्री करके बताता हूं। यहां पर मेरा आउटपुट आईजीएसटी कितना है, 2,96,548। तो मैं ऐसे ही एंट्री करूंगा 548, ठीक है। और टू टू में मेरा ये कौन सी इनपुट एडजस्ट हो रही है, आईजीएसटी की कितनी हो रही है एडजस्ट, 2,93,578। तो 2,93,578 और बाकी का अमाउंट मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया। ये जो कैश से जो अमाउंट पे हुआ है 2,900 कितना आ गया, 2,970 रुपए। तो ये 2,970 रुपए में यहाँ पर, सॉरी, टू बैंक से किया होगा चालान बना के, ठीक है। ये 2,970 रुपए में ये एंट्री कर सकता हूँ। एक एंट्री तो ये, सर आईजीएसटी कैश लेजर नहीं खोल सकते? हाँ खोल सकते हो, आईजीएसटी कैश लेजर भी खोल सकते हो, फिर वो सारे लेजर डेबिट करते हुए टू बैंक कर सकते हो, तो वो एक कंसोलिडेटेड एंट्री हो जाती है। आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो। और एक तरीका और है जो मैं बता रहा हूं, ये तरीका यूज करने से ज्यादा बढ़िया क्या तरीका होगा वो मैं बताता हूं। यहां पर आप क्या करो, नीचे वाले अमाउंट से ही एंट्री पास करो। जो इनपुट जितना एडजस्ट हो रहा है उससे आप क्रॉस एडजस्टमेंट करो। ये F7 में एंट्री होगी आपकी, ठीक है। ये पहली एंट्री जैसे वहां दिख रही है वो बता रहा हूं मैं, ये एफसीएम की पहली एंट्री। अब मैं आपको एफसीएम की दूसरी एंट्री बताता हूं। एफसीएम की दूसरी एंट्री क्या है आपकी, हाँ, लेकिन आप कितनी आईजीएसटी से सेट ऑफ हो रहा है वो अमाउंट देखो आप सीजीएसटी का। अच्छा, तो ये आईजीएसटी से सेट ऑफ हो रहा है, इतना सीजीएसटी से सेट ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो आप ये दोनों मिला के कितना सेट ऑफ हो रहा है, अब ये आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे आप यहां पर क्या करोगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करोगे, अमाउंट कितना आएगा मैं बताता हूं अभी। पहले आप इसमें से किससे सेट ऑफ हुआ, ये आईजीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी के इनपुट से कितना सेट ऑफ हुआ, 9,32,050। तो 9,32,050 से ये एंट्री पास करो। टू इनपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी से कितना सेट ऑफ हुआ, 1,46,677, ठीक है। तो 1,46,677 ये इतना एडजस्ट हुआ और इन दोनों की ग्रैंड टोटल यहां पर डेबिट मार दो। दैट इज 9,32,050 प्लस 1,46,677, ठीक है। ये अमाउंट आपका यहाँ डेबिट हो जाएगा, 10,78,727। समझ में आया। ये एंट्री भी आपकी F7 में होगी। सेम टू सेम एक एंट्री और करोगे, तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री क्या करोगे आप, ये सेम टू सेम है, बस देखो यहाँ सीजीएसटी की जगह क्या आ जाएगा, एचजीएसटी आ जाएगा। अब मैं आपको एक एंट्री बता रहा हूं जो कैश से जो मैंने पेमेंट की है, लाइबिलिटी, ठीक है। तो अब आप ये तीसरी एंट्री आप सेम टू सेम कॉपी कर लो, यहाँ सीजीएसटी की जगह पर एचजीएसटी आ जाएगा, बस ये फर्क है। और यहाँ पे एचजीएसटी आ जाएगा। ये सेम एंट्री आप यहाँ पर, क्योंकि अमाउंट आई थिंक सेम है, देखो यहाँ पर, हाँ दोनों में सेम है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सिर्फ क्या लेना है, एचजीएसटी लेना है और नीचे भी आपको एचजीएसटी लेना है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी
पेमेंट की एंट्री बता रहा हूं, चौथी एंट्री। पेमेंट की एंट्री कैसे होगी? आपकी आउटपुट आईजीएसटी का कितना पेमेंट किया आपने कैश में? 2970। आप यहाँ 2970 रुपए डेबिट मारिए। आउटपुट सीजीएसटी का कितना पेमेंट किया आपने कैश में? 10,900। आप 10,900 से डेबिट करिए। साथ ही साथ में आउटपुट सीजीएसटी ब्रैकेट में आरसीएम का कितना पेमेंट किया? आरसीएम वाला यूज किया ना हमने, ये 385। देखो ये 385 भी तो आपको पेमेंट करना है, ये 385। उसी तरह से आउटपुट एचजीएसटी नॉर्मल जो फॉरवर्ड चार्ज वाला, उसका कितना पेमेंट किया? 10,900। और आउटपुट एचजीएसटी ब्रैकेट में आरसीएम वाला कितना पेमेंट किया? 385। और ये आपने अपने जो भी बैंक अकाउंट है आपका उससे पेमेंट किया होगा, या आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर करके लेजर बना रखा है तो उससे पेमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। इन सब की ग्रैंड टोटल देखिए आप कितनी होती है। जस्ट अ सेकेंड। ये 2970 प्लस 10,900 प्लस 10,900 दो बार, और 385 प्लस 385, 25,540। आपने टैली में एंट्री देखो कितने से कर रहे, 25,540, राइट। तो ये आप यहां से ये 25,540 से ऐसे एंट्री करेंगे। अब देखो, जिस अकाउंटेंट ने आपका ये अकाउंटिंग किया, आपकी बुक्स कभी पोर्टल से मैच नहीं करेगी जब तक आप सिस्टम से नहीं चलोगे अकाउंटिंग करने में। दिस इज द सिस्टम जिससे आपको ये चलना पड़ेगा। और एक चीज और बताता हूं, यहां पर ये लेजर जीरो हो जाएंगे दोनों आरसीएम वाले। इनपुट के लेजर को आपको नॉर्मल इनपुट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो एक एंट्री और करनी होती है इसके लिए, जहां पर नॉर्मल इनपुट के लेजर डेबिट मार दो और ये आरसीएम के इनपुट के लेजर क्रेडिट मार दो। एक F7 में एंट्री और पास करनी पड़ेगी, तभी जाके ये जीरो होंगे। क्लियर? सो ये एक तरीका होता है जहां पर आप अपनी बुक्स को चला सकते हो। इस तरीके से चलाना। ये एंट्री जरूर सही की है क्योंकि ये चालान इतने का ही बनाया होगा, लेकिन ये बुक्स में इस तरह से चलती है एंट्रियां। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। और ठीक है, थैंक यू सो मच।